ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन बच्चों, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है। एक प्राइमरी कॉइल प्राथमिक कुंडली कहलाती है, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी में फेरों की संख्या में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ फेरे प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है। ये स्टेप अप ट्रांजिस्टर कहलाएगा, सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा जिसमें प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में कंपैरिजन फेरों की संख्या कम होगी, वो आपका कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। इज इट क्लियर? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? देखिए, ये जिस रेशियो में करंट को लो करती है, ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए ये लो वोल्टेज की हाई करंट को कर रही है हाई करंट की लो वोल्टेज में, दिख रहा है आपको? और ये भी काम करती है कि लो वोल्टेज की, देखो ये दोनों एक ही लिख दिया था मैंने, यहाँ पर देखिए लो वोल्टेज की हाई करंट को ये क्या करेगी, हाई वोल्टेज की लो करंट। ठीक है, और दूसरा ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो करंट हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा। ठीक, तो ये इसका काम है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस रेशियो में वोल्टेज कम होता है उसी रेशियो में करंट हाई होता है। ठीक है, तो जो पावर होती है, शक्ति P = VI, तो ये पावर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेशियो में करंट P = VI। लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या था, ट्रांजिस्टर में करंट गेन भी था, वोल्टेज गेन भी था और पावर गेन भी था। तो देखिए डिफरेंस दोनों में कि इसमें पावर सेम रहती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में। अब आते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो देखिए फैराडे लॉ में आपने पढ़ा था E = -n ΔΦ/ΔT। मान लो ये प्राइमरी है, इनपुट हमेशा प्राइमरी को दिया जाता है और आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं, सेकेंडरी से। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी के लिए लिखें तो EMF ऑफ सेकेंडरी -ns ΔΦ/ΔT। ठीक है, अब बच्चे इनको ना अलग कर दीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण में जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है दोनों में एक ही समय में एक साथ हो रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू टाइम इज सेम इन बोथ कॉइल। इज इट क्लियर? अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो नाउ इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो ये क्लियर है कि ये और ये कैंसिल हो जाना है। क्या बचना है, ES/EP = क्या बचा, NS/NP। और जो रेगुलेशन E में लगते हैं वही वोल्टेज V में लगते हैं, तो ये भी आप कह सकते हो कि VS/VP, VS/VP। ठीक, अब इनके जो न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे इन दोनों में कंपेयर करना है, सेकेंडरी का E दे रखा है, प्राइमरी का दे रखा है, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या दे रखी है, इसका पूछ लिया, कंपेयर कर दिए, सिंपल न्यूमेरिकल आपको बन जाएंगे।
हो सकता है इन दोनों में कंपैरिजन करा दिया जाए, तो सब आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर एक बात और आपसे हमने कही थी कि यहाँ पर आपने गौर करिए कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। कहा था नहीं है? तो जाहिर बात है कि अगर यहाँ पे देखिए तो P इज इक्वल टू आपको मालूम है VI, तो VP और IP इक्वल्स टू VS और IS। तो VS और VP का रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास? IP अपॉन IS। क्रॉस मल्टीपल करिए, आ रहा है ना? तो यानी ये किसके इक्वल हो गया? IP अपॉन IS। ठीक, ध्यान रखना, सब में सेकेंडरी ऊपर है, करंट में प्राइमरी ऊपर है। अब ये सब जो आपस में बराबर है किसी के, तो किसके बराबर है ये भी तो जानना चाहिए कि ये बराबर इनके, ये बराबर इनके, ये इक्वल इनके, तो आखिर वो इक्वल है कौन? तो उस इक्वल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? परिमाणन अनुपात। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज परिमाणन अनुपात। ठीक है, ये सब किसके बराबर है? तो देखिए, इतना अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इतना लिखने के लिए बहुत है, बिल्कुल मैथमेटिकल टूल पकड़ा दिया आपको। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों, वो बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें बस किसी दो का रिलेशन पूछ लेते हैं। जैसे मान लो I और E है, ठीक, प्राइमरी में I दिया है, सेकेंडरी में I दिया है, प्राइमरी में E दिया है, ये वाला पूछ लेंगे। तो ये और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीपल, इक्वेशन आपका सॉल्व। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है, मतलब कितना इनपुट ले रहा है और कितना आउटपुट दे रहा है। जैसे बाइक में क्या होता है, 5 लीटर तेल डलवाया इनपुट और कितना चली आउटपुट, निकालते हुए एवरेज। तो कोई भी एफिशिएंसी या दक्षता हमेशा आउटपुट और इनपुट के रेशियो का रेशियो होता है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है। ठीक, आउटपुट कहाँ रहेगा? ऊपर, और इनपुट कहाँ रहेगा? तो अगर हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको मीटर से दिखा रहे हैं यहाँ पर, निकालना चाहे तो हम कह सकते हैं आउटपुट में उसने कितना पावर दिया और इनपुट में पावर। ठीक, अब P को हम क्या लिख सकते हैं? V आउटपुट अपॉन V आउटपुट। नीचे क्या लिख सकते हैं? V इनपुट अपॉन I इनपुट। तो ये आपका एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया। P इज इक्वल टू पावर जो है आपका वो VI होता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो ट्रांसफार्मर की कोड है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सॉफ्ट आयरन की होती है और इसको यूज करने से जो हमारे ट्रांसफार्मर की इंडक्शन है, प्रेरण है, वो बढ़ जाता है। एक तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रेडियल त्रिज्यीय हो जाती है। जैसे कि मान लो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये आपकी कोड इस तरह होती है सॉफ्ट आयरन की। अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन में काटे तो हमें ये हिस्सा दिखाई देगा, है ना? तो इस कोड से जो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये रेडियल त्रिज्यीय हो जाती है, एक जगह कंसंट्रेट हो जाती हैं। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि कोड के यूज करने से इंडक्शन प्रेरण बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ पर आपने जब भी ट्रांसफार्मर देखा होगा तो देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की कोड, वैसे बात को बता दें, देखिए इस तरीके से आपके ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो लेयर में होती है, वो आपकी हमेशा लेयर में होती है। ठीक, इधर आपने ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसफार्मर की लेयर है, ये जो लेयर है ट्रांसफार्मर की, ये पूरा एक सॉलिड आयरन का क्यों नहीं बना देते हो भाई? इसे
आप लेयर में क्यों बनाते हो, पटलित क्यों बनाते हो? तो इसका कारण ये है कि जो ईडी करंट बताई थी भंवर धाराएं, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि कोई यहाँ पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये मेटल पीस अगर पूरा सॉलिड होगा तो ये भी हीट करेगा ईडी करंट के कारण। तो देखिए इसको इस तरह बताइए कि जब हम इसको लेयर में लेते हैं, मतलब कि एक सॉलिड टुकड़ा ना लेकर, एक सॉलिड पीस ना लेकर इस तरीके से लेयर में लेते हैं और इन लेयर को आपस में दबाकर पेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, कम जगह में ज्यादा लेंथ आ जाती है, कम जगह में। और हमें मालूम है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक। तो ये L इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो L बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज करेगा, प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो ईडी करंट का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। इसीलिए सॉफ्ट आयरन की स्पोर्ट को एक सॉलिड मेटल का ना बनाकर लेयर में इस तरीके से बनाया जाता है। इज इट क्लियर?